पर्यावरण की बात करते हैं। पर्यावरण का अगर संधि विकसित करें तो परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है ऊपरी, आवरण मतलब होता है वह आवरण जो वनस्पति व जीव जंतु को ऊपर से ढका हुआ है। हमारे आसपास के विभिन्न प्रकार के वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। सिंपल भाषा में कहें पर्यावरण को तो हमारे आसपास के विभिन्न प्रकार के वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधन की बात करें, प्रकृति से प्राप्त मनुष्य के उपयोग की साधन, जो भी चीज़ें हमें प्रकृति से मिली हुई हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। वर्तमान वैश्विक राजनीति में पर्यावरण का ह्रास एक गंभीर समस्या एवं चिंतन का विषय बनकर उभरा है, जिसका मुख्य कारण कृषि भूमि की कमी, चारागाह एवं मत्स्य भंडार का अपक्षय, जलीय प्रदूषण एवं जल की कमी, वनों की कटाई है जिसके कारण समाप्त होती जैविक विविधता, ओजोन परत की हानि तथा समुद्र तटीय इलाकों में बढ़ता प्रदूषण। जानते हैं कि समकालीन राजनीति में पर्यावरण की चिंता के कारण। पहली बात है कृषि भूमि में कमी आ रही है, वैश्विक तापमान में वृद्धि, पीने योग्य जल की मात्रा में कमी हो रही है, बढ़ता प्रदूषण, सीमित संसाधन, मानव अतिरिक्तता को खतरा, ओजोन परत में छिद्र। ये सब समकालीन राजनीति में पर्यावरण की चिंता के कारण है। आगे बात करें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रयास। सबसे पहले बात करते हैं 1972। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इसमें से एमसीक्यू में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो प्लीज़ ध्यान से सुने, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको कंफर्म करते जाऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट के बारे में। 1972 क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक प्रकाशित की। इसमें बढ़ती जनसंख्या के अलोक के प्राकृतिक संसाधन के विनाश के संदेशों को बताया गया है। 1992 ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो, आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। यहाँ पर क्या क्या हुआ, 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्र निगमों ने भाग लिया। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर विकसित व विकासशील देशों के बीच अंतर था। विकसित देशों की चिंता ओजोन परत के क्षय एवं वैश्विक ताप को लेकर थी। विकासशील देश अपने तथा पर्यावरण सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए चिंतित थे। इस दोनों के बीच एजेंडा 21 तय हुआ। इसमें विकास के तौर तरीके के सुझाए गए। यह कहा गया कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। इसे ही टिकाऊ विकास कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में कहा जाता है टिकाऊ विकास। इसके बाद 1997 में टोक्यो प्रोटोकॉल हुआ। औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए तथा निर्धारित किया गया कि ग्रीन हाउस गैस जो है उसको कम किया जाए। 2002 में जोहान्सबर्ग में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में, दूसरी पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 के बाद। यहाँ पर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा गया कि मूल रूप से दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित था। तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसका बहिष्कार कर दिया। ठीक है, चीन व रूस में 1997 के टोक्यो प्रोटोकॉल को सहमति दे दी थी। ब्राज़ील ने एक प्रस्ताव के माध्यम से 2010 तक विश्व भर में कुल ऊर्जा के इस्तेमाल का 10% गैर पारंपरिक स्रोत से होने का लक्ष्य रखा। फिर उसके बाद 2010 में कांकुन सम्मेलन हुआ। ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कटौती की बात कही गई। 2012 में फिर से Rio+20 रियो डी जेनेरियो। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष बाद 2012 में जो सम्मेलन हुआ इसे Rio+20 कहा गया। सतत विकास के लिए नवीकृत राजनीतिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित की गई। नई उभरती चुनौतियों का सामना कैसे करना है, इसका उद्देश्य था। रियो सम्मेलन का मूल्यांकन किया गया। इसके बाद आता है पेरिस समझौता, 2015 में हुआ। पेरिस समझौते को COP19 कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। यह 2020 में लागू हुआ। वैश्विक ताप में बढ़ोतरी को 2 डिग्री के भीतर सीमित करना। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को हस्ताक्षर किया और 2030 तक अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 2015 के मुकाबले 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य रखा। अमेरिका ने स्वयं को इस समझौते से अलग रखा। बात करते हैं साझी संपदा। कई बार पूछा जाता है कि साझी संपदा क्या होता है। साझी संपदा उन संसाधनों को कहा जाता है जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जैसे संयुक्त परिवार का चूल्हा, चरागाह, मैदान, कुआं, नदी, पार्क, झील। ये सब किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, ये एक पूरे समुदाय का ही होता है। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष भी शामिल है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए, जैसे कि अंटार्कटिका संधि 1959, मॉन्ट्रियल न्यायचार 1987 और अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायचार 1991। साझी संपदा की बात करें तो कई अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। तो वैश्विक साझी संपदा की सुरक्षा को लेकर विकसित एवं विकासशील देशों का मत भिन्न है। विकसित देश इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी देशों में बराबर बांटने के पक्ष में है, परंतु विकासशील देश को 2 आधार पर विकसित देशों की इस
नीति का विरोध करते हैं। पहला यह कि साझी संपदा को प्रदर्शित करने में विकसित देशों की भूमिका अधिक रही है। दूसरा यह कि विकासशील देश की अभी विकास प्रक्रिया चल रही है। अतः साझी संपदा की सुरक्षा में संबंधित विकसित देशों की जिम्मेदारी भी अधिक होनी चाहिए तथा विकासशील देशों की जिम्मेदारी कम की जानी चाहिए। भारत ने भी पर्यावरण सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के मध्य से अपना योगदान दिया है, जैसे कि 2002 टोक्यो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर एवं उसका अनुमोदन करना, 2005 में G8 देशों की बैठक में विकसित देशों द्वारा की जा रही ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की कमी पर जोर देना, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग, 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया, 2003 में बिजली अधिनियम में अनवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया। भारत में बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन पर काम चल रहा है। भारत सार्स के मंच पर भी सभी राष्ट्रों द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा पर एक राय बनाना चाहता है। भारत ने पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT की स्थापना की। भारत विश्व का पहला देश है जहां अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए अलग मंत्रालय है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रति व्यक्ति का कम योगदान अमेरिका 16 टन, जापान 8 टन, चीन 6 टन तथा भारत 1.38 टन है। भारत ने पेरिस समझौते पर 2 अक्टूबर 2016 को हस्ताक्षर किया। 2030 तक भारत ने उत्सर्जन में तीव्रता को 2005 के मुकाबले 33 से 35% कम करने का लक्ष्य रखा है। 2030 तक 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर सिंक बनाने का दावा किया। भारत कर्क व मकर रेखा के बीच स्थित सभी देशों के एक वैश्विक सौर संगठन के मुखिया के रूप में कार्य करेगा। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर विभिन्न देशों की सरकारों के अतिरिक्त विभिन्न भागों से सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर कई आंदोलन किए, जैसे कि मैक्सिको, चिले, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका और भारत के वन आंदोलन। ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योग के विरोध में आंदोलन, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, चीन तथा भारत में बड़े बांधों के विरोध में आंदोलन, जिनमें भारत का नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रसिद्ध है। संसाधनों की भू राजनीति जानते हैं, यूरोपीय देशों के विस्तार का मुख्य कारण अधीन देशों की आर्थिक शोषण रहा है। जिस देश के पास जितने संसाधन होंगे उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी, ये हम सब जानते हैं। इमारती लकड़ी की बात करें तो पश्चिम के देशों में जलपोतों के निर्माण के लिए दूसरे देशों के वनों पर कब्जा किया ताकि उनकी नौसेना मजबूत हो और विदेश व्यापार बढ़े। इसमें ध्यान रखना, जलपोतों मतलब बड़े बड़े शिप बनाने के लिए जो लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। तेल भंडार की बात करें, विश्व युद्ध के बाद उन देशों का महत्व बढ़ा जिसके पास यूरेनियम और तेल जैसे संसाधन थे। विकसित देशों ने तेल की निर्बाधता आपूर्ति के लिए समुद्री मार्ग पर सेना तैनात कर दी, जिसका एग्जाम्पल हम अभी देख पा रहे हैं, इजराइल, अमेरिका और ईरान से वॉर। इजराइल और अमेरिका कोशिश कर रहे हैं कि ईरान में जो भी तेल संसाधन है उस पर हम लोगों का कब्जा हो, और ज़्यादातर कब्जा किसका हो, अमेरिका का हो, जिससे वो तेल पर पूरा कंट्रोल कर सके। जल की बात करें, पानी के नियंत्रण एवं बंटवारे को लेकर लड़ाइयाँ हुई। जॉर्डन नदी के पानी के लिए 4 राज्य दावेदार हैं, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया एवं लेबनान।